मैं पहला चीज तो मैंने कोई तैयारी नहीं की जी। जॉब किया जी। आपने मॉल की लाइफ देखी, क्लब्स की लाइफ देखी, वहीं सेटल हो गए। वहीं सेटल हो गए। खाने पीने से लेके लिकर, शराब, अल्कोहल, हर चीज इजिली अवेलेबल है और कि लेडीज के लिए वो जी। विशेष महत्व रखता है। भगवान राम वनवास गए थे तो सीता जी भी तो साथ में चली गई थी। हाँ। कि हर इंसान जो है जी। भगत सिंह तो चाहता है लेकिन अपने पड़ोस में चाहता है। पड़ोस में। मटिहानी में परिवर्तन तय हो चुका है। नमस्कार, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं विकास की बातें पॉडकास्ट प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे प्रेरणादायक, आनंददायक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दों पे। इसी क्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं, बहुत ही चर्चित हैं, युवा हैं और मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार हैं। विंग कमांडर रंजीत सर हैं हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल को मौका दिए, विकास की बातें में आप आए हैं सर। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जी। सर, आज हम लोग जानना चाहेंगे प्रेरणादायक कहानी, युवाओं को हर तरह का मैसेज मिलना चाहिए। आपका जो सर शिक्षा दीक्षा शुरू हुआ, आप कब तैयारी किए, जो आप इतना दिन से लगातार सेवा दिए और लास्ट टाइम आप रिजाइन करके आप पॉलिटिक्स में आए हैं, तो हम चाहते हैं कि आपका पढ़ाई लिखाई कैसे हुआ वो युवाओं से साझा कीजिए सर। जी, मैं अपने बारे में बता दूं। जी। मेरा मूल गांव जो है सबोरा है। जी। बाद में मेरे पिताजी बीहट में जाके बस गए। जी। तो बीहट भी मेरा गांव है, वहाँ बिल्कुल, भी घर है और अभी भी मेरे पिताजी वहाँ रह रहे हैं। जी। अब मैं यहाँ रह रहा हूँ। जी। मेरी जो शिक्षा है, शुरुआत के दौर में जी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे रतनपुर स्थित गांधी शिक्षण संस्थान के हॉस्टल में रखा। जी। और वहाँ रहने के बाद मैं नवोदय विद्यालय के फर्स्ट बैच में सेलेक्ट हुआ। बिल्कुल। नवोदय विद्यालय गए, 10th तक की पढ़ाई मैंने नवोदय विद्यालय से की। जी। संयोग से वहाँ उस अपने क्लास में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, टॉपर बना। जी। फिर मैं साइंस कॉलेज पटना चला गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने। जी। ये 92 to 94 तक की बात है, 92 से 94 तक जी। मैं साइंस कॉलेज पटना में था। बिल्कुल। और 94 में ही जी। जब मैं इस ध्येय से मैं पीसीबी लेके पढ़ रहा था कि शायद डॉक्टर बनूंगा, जी। लेकिन मेरा सिलेक्शन नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुआ। एनडीए एक बहुत ही प्रतिष्ठित बिल्कुल प्रतियोगिता होती है। मैंने उसका फॉर्म भरा और बहुत ज़्यादा तैयारी तो हमने अलग से नहीं की थी, लेकिन जो हमारा एजुकेशन का था उसके हिसाब से हम एनडीए कॉम्पीट कर गए। फिर एसएसबी के लिए वाराणसी गए, 5 दिन की एसएसबी हुई, वो कॉम्पीट कर गए। जी। 3 साल की मेरी एनडीए में मिलिट्री ट्रेनिंग हुई। उसी दौरान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन हुआ। अच्छा। और ये दोनों साथ साथ होता है। एनडीए में जेएनयू की फैकल्टी है। अच्छा जी। और उसके बाद हम फ्लाइंग के लिए आ गए, चूँकि मेरी सर्विस मेरिट भी अच्छी थी। जी। और संयोग है कि जब मैं एनडीए का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया था जी, तो ओवरऑल मेरी मेरिट 8 थी। 8। जी। जी। और ये मुझे खुद भी नहीं मालूम है कि मैं इतना टैलेंटेड था एजुकेशन वाइज। जी। लेकिन हकीकत है कि वो हुआ। जी। और 4 साल हो गया, 3 साल एनडीए ट्रेनिंग और 1 साल एयरफोर्स की पायलट की ट्रेनिंग। जी। फिर मेरी कमिश्निंग हुई फ्लाइंग ऑफिसर के पद पे। जी। और मैंने भारतीय वायुसेना में एक पायलट के रूप में अपनी जर्नी स्टार्ट की। बिल्कुल। और करीब 24 साल मैंने नौकरी की। 24 साल। जी। उस 24 साल के दौरान में बहुत अच्छा रहा सब कुछ। मिला जुला के देखा जाए तो 2013 के बाद से जी मेरी जो एक हायर एचलॉन में मैं प्लेस था। बट कहिए कि मिट्टी की जो के लिए जो आकर्षण था वो सदैव बरकरार रहा। जी। लगातार आप सर सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते गए। नवोदय से लेकर के नवोदय के एग्ज़ाम भी आज डेट में बहुत टफ होता है, हमेशा से रहा है। वो फेस करते हुए आप पटना में पढ़ाई किए, फिर एनडीए फेस किए, जेएनयू में पढ़े। सर, इस दरमियान आपको अच्छा माहौल मिला या फिर आपका विजन क्लियर था कि मुझे ये चीज़ करना है, ऐसे करके करना है, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते गए, अच्छा सफलता मिला, कैसे मिला सर? नहीं, ये सच बताएं जी जी तो हमें कुछ भी नहीं मालूम था हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। जी। ये परमात्मा की कृपा थी, मेरा प्रारब्ध था। जी। जो प्रारब्ध लेके मैंने पैदा लिया था। जी। हाँ, प्रतिभा थी तभी हम आगे बढ़े। जी। लेकिन जहाँ तक गाइडेंस की बात बोलिएगा तो हमने कुछ प्लान नहीं किया था, सब होता चला गया। बिल्कुल। तो युवाओं को सोचना होगा कि अगर आपको तैयारी करना है किसी भी क्षेत्र में, आप करते जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, आगे बढ़ते जाइएगा। सर, इसी क्रम में जब आप एनडीए का तैयारी किए, एनडीए में ज्वाइन किए, आपको अच्छा पद मिला,
तो कभी ऐसा ख्याल आया कि नहीं कुछ और बेहतर कर सकते थे या वही आपके लिए बेस्ट था, ऐसा कुछ अनुभव हुआ सर? देखिए, मैं पहला चीज़ तो मैंने कोई तैयारी नहीं की जी। तैयारी अगर करता तो मैं तो मेडिकल में जाना चाहिए था। अच्छा। लेकिन 94 के जून में तो हम क्लास 12 पास किए और उसी समय जुलाई में रिजल्ट आया मेरा एनडीए का जी। और सितंबर में एसएसबी हो गई, फिर चले गए। तैयारी कुछ नहीं किया। दूसरी बात, अच्छा या अलग बोल सकते हैं आप। अच्छा क्या बोलिएगा, एनडीए जाना जी या डिफेंस में ऑफिसर बनना, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल सकता हूँ बिल्कुल कि यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में पास किए हुए आईएएस या आईपीएस या कोई अन्य लोग जो हैं जी, गैजेट के हिसाब से डिफेंस ऑफिसर को उससे ऊपर रखा गया। बिल्कुल। तो अब इससे अच्छा का क्या बोले, क्या हो सकता है? जी देखिए, जी, फौज में ऑफिसर बनना जी नौकरी नहीं होता है, पेशा नहीं होता है, बिल्कुल। ये जीने का एक जरिया हो जाता है। जी आप अपनी माँ की मिट्टी की सेवा में, जी मातृभूमि की रक्षा में, जी ट्रेनिंग का पैटर्न ऐसा है और आपकी भावनाएं ऐसी हो जाती हैं जी कि आपको लगता है कि जो कर रहे हैं वो कम है। और यही वजह है कि चाहे अधिकारी हो या जवान हो, जी फौज के कोई भी व्यक्ति जी जब वक्त आता है तो ये कभी नहीं सोचते हैं कि जान रहेगी कि जाएगी। बिल्कुल। और इसी जज्बे के कारण भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, नेवल फोर्सेस जी जी आज विश्व की सबसे अग्रणी सेना में से मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, भारत की सेवा में आप लगातार लगे रहे, अभी भी दूसरे स्तर से लगे हुए हैं सर। जब आप वायुसेना में थे तब ऐसा कुछ बेस्ट मोमेंट जो आपको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होगा वो सर युवाओं को देखिए, मेरे लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस या पल जो कहिएगा जी वो तब हुआ जब मैं कमीशन भी नहीं हुआ था। अच्छा। बिकॉज कमीशनिंग से पहले मेरी फ्लाइंग की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई जी। और फ्लाइंग की मेरी बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग HPT 32 में जी इलाहाबाद में भी, बमरौली एयरफील्ड में। बिल्कुल। और उसमें कुछ शॉर्टेज के बाद, कुछ ट्रेनिंग के बाद जी सोलो का टेस्ट होता है जी। जब आप अकेले एयरक्राफ्ट लेकर के हवा में जाते हैं। अच्छा। और सोलो फ्लाइंग करना, जी जी मैं सच बता रहा हूँ, वो पल मुझे आज भी झकझोर देता है। बिल्कुल। जब मैं पहले तो देखिए, आप इंस्ट्रक्टर के साथ में तो लगता है कोई गलती करेंगे तो ये संभाल मैनेज हो जाएगा। जी। लेकिन एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट जी। और उसको आप लेके आप हवा में उस रूप में जा रहे हैं, हाँ, हाँ। जो जब तक आप किए नहीं जी। हैं तो उसकी कल्पना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और वो पल मेरे लिए खास रहा, बेस्ट मोमेंट, उसमें बेस्ट मोमेंट रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इतना दूसरा है जी जी कि जब मैं इंडियन एयरफोर्स में था और मैं WC में पोस्टेड था जी, तब जो मेरी एक्टिव भागीदारी जी बालाकोट स्ट्राइक के टाइम पे थी, अच्छा, उसके बारे में मैं चर्चा तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता जी हूं, जी बिल्कुल। लेकिन वो भी पल मेरे जीवन का हाँ, दूसरा विशेष पल मेरा वही था, पल वो था जब मैं WC में था। जी जी जी। और इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में स्ट्राइक किया। जी जी जी। हमने टारगेट हिट किया। जी। कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारी कहानी मैं नहीं बता सकता। बिल्कुल बिकॉज वो एक, लेकिन ये भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा सर। बहुत भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। और चूंकि मेरा एक ऐसा इन्वॉल्वमेंट था जी, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल, लेकिन वो पल मेरे जीवन का जी जी बहुत ही बेहतरीन पल में से रहा। पल में से रहा सर। आपका वेल सेटल लाइफ था, इतना अच्छा जॉब था, एक तो आप वहाँ से आने का सोचे और ये आपका कर्मभूमि, जन्मभूमि बेगूसराय क्यों चुने सर? आप कहीं भी बड़े शहर में रह करके अपना लाइफ को आगे कर सकते थे, जी सकते थे। जी, मैं तभी बता रहा हूँ ना, मैंने शुरू में भी बोला जी 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 कि आमतौर पे होता क्या है, आप बाहर गए, जॉब किया, जी, आपने मॉल की लाइफ देखी, क्लब्स की लाइफ देखी, वहीं सेटल हो गए। अब डिफेंस ऑफिसर के लिए सर्विस के दौरान भी मेस की बेहतरीन लाइफ है जी, क्लब की बेहतरीन लाइफ है, बिल्कुल बिल्कुल, स्विमिंग पूल्स हैं जी, जिसके लिए आपको बहुत कम खर्च करने पड़ते हैं, नहीं के बराबर है। जी जी। क्लब्स है जहाँ पे खाने पीने से लेके लिकर, शराब, अल्कोहल, हर चीज़ इजीली अवेलेबल है। और वो अवेलेबल ही नहीं है, क्लास के साथ अवेलेबल है। हर कोई चाहता है वैसी ज़िंदगी जीना। गोल्फ कोर्स है जहाँ आप संडे को उठिए, और जो कैडीज हैं जिसके लिए आप हज़ारों रुपये खर्च करना पड़ता है बाहर में, वहाँ आपके लिए बहुत ईजिली अवेलेबल है जी। तो ऐसी ज़िंदगी सबको पसंद है। और उससे खास मैं बताऊँगा कि लेडीज़ के लिए वो विशेष महत्व रखता है। बिकॉज लेडीज़ के लिए चाहे वो वॉकिंग स्ट्रिप्स हो, सुख सुविधाएं हो, हर जगह आप जा रहे हैं तो 4 आदमी आपको अशरिंग करके बिठा रहे हैं, आपको एक आदर भाव दे रहे हैं। तो मेरे लिए, मैंने तो
जब रिटायरमेंट लिया, मेरी ये नेचुरल रिटायरमेंट नहीं थी जी। अभी काफ़ी सालों की मेरी नौकरी बची। बिल्कुल बिल्कुल। और उस क्विट करना उस जॉब को, और तब क्विट करने का रीज़न ही था कि मैं अपनी मिट्टी पे आना चाह रहा था। और आया जी। तो एक अपनी फैमिली को कन्विंस करना बिल्कुल कि लेट अस गो बैक टू आवर रूट्स जी, बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन जी। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं अपनी वाइफ का भी ऑन द रिकॉर्ड में बोलता हूँ हमेशा कि मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया है। आपको समझे, आपकी बातों को समझे मिशन। जी जी। अब जी। भगवान राम वनवास गए थे तो सीता जी भी तो साथ में चली गई थी। हाँ, जी, जी। ये जानते हुए भी कि ये 14 साल की कठिन लड़ाई होगी जी। और मेरी पत्नी ने साथ दिया। वो आज हैं मेरे साथ में, हर पल मेरे साथ हैं, हर तरह से मेरे साथ हैं। मेरे बच्चे, उनका भी सपोर्ट रहा। बिल्कुल बिल्कुल। आने के बाद नेचुरली है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे जी। उनके खुश नहीं होने की वजह खास थी कि कोई भी जब क्लास 1 जॉब छोड़ रहा है हाँ। तो उनके लिए तो लगता था कि क्यों छोड़ दिया भाई। बिल्कुल, क्लास 1 जॉब और जो काम करना चाह रहा है जी जी, उस काम को करने से क्या फायदा है। ये तो आज का समाज जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में आ गया है, संकीर्णता बढ़ गई है, ये हकीकत है। जी जी जी। तो उनको लगता था कि इसको क्या पड़ी हुई जी, क्योंकि हर इंसान जो है भगत सिंह तो चाहता है लेकिन अपने पड़ोस में चाहता है, अपने घर में नहीं चाहता। बिल्कुल, तो इसी कारण मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा सा उस बारे में, लेकिन हम लोग बहुत कंफर्टेबल हैं। कंफर्टेबल मीन्स जो है मेरे पास बिल्कुल वो पर्याप्त है। जी जी। जो नहीं है उसकी कोई चाहत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसी क्रम में आप बेगूसराय आए और तरह तरह की चीज़ें, गतिविधियाँ हो रही हैं। इसी क्रम में आप जनसुराज ज्वाइन किए सर, है ना? जनसुराज ही क्यों? देखिए, मैं चाहता तो कोई भी अन्य राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर सकता था। बिल्कुल। चाहे मैं चुनाव लड़ने की इच्छा रखता जी, नहीं रखता, बिल्कुल, लेकिन किसी भी दल में मेरे जैसे प्रोफाइल, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे जैसे प्रोफाइल को पार्टी में ज्वाइन कराना एक विशेष भाव होता है जी। लेकिन मैंने जनसुराज चुना जी, उसकी खास वजह है जी। एक तो जनसुराज बहुत प्रोएक्टिव इसका सिस्टम रहा है, जिसमें ऑफिशियल्स जो थे आईपैक या जेएसपीटी के जी, उन्होंने कई बार मुझे अप्रोच किया जी। तो एक जब अच्छी बातें आप सुनते हैं तो उसका प्रभाव होता है। बिल्कुल। दूसरी बात है प्रशांत किशोर जी जो मेरे बहुत ही करीबी हैं जी, तो उनकी बातों से, विचारों से मैं प्रेरित रहा जी। और मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। कॉलेज डेज से जान रहा हूँ क्योंकि अच्छा। मैं अब यही बता रहा हूँ कि कॉलेज डेज से हम साइंस कॉलेज पटना में साथ साथ थे, तो हम उस दिन से जान रहे हैं। वो एक बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन, बिल्कुल विजनरी है जी। और उन्होंने आज जो सेक्रीफाइस तय किया है अपने लिए जी, बियॉन्ड कंपैरिजन है सच में। बिल्कुल। और वो व्यक्ति आज दिन में मतलब पूरे 24 घंटे में 2 घंटे 3 घंटे सो रहे हैं और पूरे बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए चले जी, मिशन में लगे हुए, अपना तन मन और धन सब कुछ उन्होंने समर्पित कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है सर। उस व्यक्ति के साथ में अगर हमारे जैसे लोग ना जुड़े, आपके जैसे लोग ना जुड़े, जी, जी, जी। समाज के, मैं आपके माध्यम से ये मौका है मेरे लिए जी, मैं हर उस व्यक्ति से अपील करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ जी, कि अगर आपको बिहार के सिस्टम को बदलने का मन है जी, बिहार को विकसित करने का मन है जी, अपने बच्चों के लिए, अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक विशेष वातावरण देखने का मन है जी, तो जनसुराज के सिस्टम में जुड़िए और एक बार आकलन कीजिए जी। एक बार मौका देके देखिए। अगर छलावा लगे जी, तो आप क्विट कर जाइए, वरना आप एक बार आकलन करके देखिए कि ये बिहार को बदलने के लिए बनी हुई पार्टी है। बिल्कुल। इसी क्रम में सर आप एक तो बेगूसराय आए, जनसुराज ज्वाइन किए, लेकिन आप सबौरा के रहने वाले हैं, बीहट में पिताजी बसे और अभी आप वर्तमान में मटिहानी को चुने हैं जी, जहाँ से आप को मौका दिया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। तो मटिहानी ही क्यों? बेगूसराय में तो 7 विधानसभा है सर। जी जी, उसका क्या विजन है? देखिए जी, जनसुराज का एक मूल में है जी कि जो व्यक्ति जिस एरिया से बिलोंग कर रहा है जी, उसी एरिया में उसको काम करना है। बिल्कुल। और अगर चुनावी महत्वाकांक्षा है जी या ये भाव है तो उसी एरिया से होगा। ठीक बात है। कहने का मतलब है कि मैं अगर मटिहानी का हूँ, जी, तेघरा का भी हूँ और बेगूसराय का भी हूँ, संयोग है मेरे लिए, संयोग है। लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि चिड़िया बरियारपुर से जाके चुनाव लड़ सकता हूँ जी, ये जनसुराज का अपना रूल है। बिल्कुल। मेरे लिए 3 ऑप्शन थे पर मैंने मटिहानी चुना। उसकी 2 वजह है। पहली वजह
अगर मैं अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करना चाहता हूँ जी, तो उस मिट्टी का कर्ज अदा करना चाहता हूँ जो मेरा मूल है। जी, सबौरा मेरा मूल है, बिल्कुल। सबौरा में मेरे सारे गोतियाँ हैं जी, सबौरा में मेरी भगवान है, सिरा है, और वहीं से हमारी सारी परंपराएं बनी हैं और वहाँ वहीं को उसी को हम पालन करते हैं। सबौरा के लिए मैं समर्पित हो जाऊंगा, बिल्कुल। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। दूसरी बात, मटिहानी में आज तक जो नेतृत्व मिला है, खास करके पिछले 30 साल का मैं बता सकता हूँ जी, वो पूर्ण रूप से अयोग्य लोगों का नेतृत्व रहा है। अयोग्यता जी इतनी रही है कि उन लोगों में अगर भावना होती भी जी तो भी वो कुछ होने वाला नहीं था जी। निराशा का आज जो मटिहानी में माहौल है जी, उसकी वजह वहाँ का लीडरशिप है। तो मटिहानी सर आप चुने हैं, वहाँ बेहतरी के लिए आप सोच रहे हैं, जरूर अगर आप सरकार में आते हैं तो बेहतर किया जाएगा। कैसे, क्या विजन है, क्या डॉक्यूमेंट्री? देखिए, जो जन स्वराज के 4-5 संकल्प हैं वो पूरे बिहार के लिए, वो मटिहानी पे भी लागू होगा जी। जैसे एजुकेशन जी, बच्चों के लिए, मैं शॉर्ट में बोलूँ, बिल्कुल, बच्चों के लिए एजुकेशन, युवाओं के लिए माइग्रेशन रोकना, पलायन रोकना मजबूरी का, वृद्धों के लिए 2000 रुपया पेंशन जी, किसानों के लिए फ्री का मजदूर देना ताकि वो खाने की खेती नहीं कमाने की खेती करे और वो कीमती बने, बिल्कुल। महिलाओं के लिए 7 लाख रुपए का तत्काल ऋण मुहैया कराना जी, अति कम ब्याज पे 4% पे, ताकि वो मनी फ्लो में जाए और रोटेशन में और उनको एक मजबूत कंधा मिले जी। ये 5 संकल्प ये सब के लिए। साथ में ये भी है कि जनहित के मामले जो ब्लॉक स्तर पे और पुलिस स्टेशन पे करप्शन के रूप में रुक जाते हैं जी, उसको जनसुराज 0 टॉलरेंस के साथ पूरा कराएगा, बिल्कुल। मुख्यमंत्री से लेके संतरी तक सबकी नीयत सेम होगी और हम उसको 0 टॉलरेंस के साथ खत्म करेंगे उस करप्शन को जी। जनता यहाँ पे बहुत खुश होगी जी। लेकिन ये पूरे बिहार के लिए, मटिहानी के लिए जो खास मेरा सपना है जी, जी, जो मैं जनसुराज के माध्यम से कराने में सफल होऊंगा जी, और जिसमें सिर्फ राज्य की नहीं केंद्र की भी भागीदारी है। मैं केंद्र में सरकार किसी भी दल का रहे, मैं भिखारी के रूप में भीख मांग करके भी मटिहानी के लिए वो पूरा कराऊंगा जी। ये मेरा प्रण है और मैं प्रतिबद्ध हूँ, जिसमें 3-4 चीजें हैं जो मुख्य रूप से है। पहला चीज है कि मटिहानी जिसके बीच से गंगा गुजरती है, गौरव का विषय है जी। हम सिमरिया से लेके महेंद्रपुर के घाट को बनारस और गाजीपुर के तौर पे जी, हम सीढ़ीनुमा बनवाना चाहते हैं। ये मेरा सपना है। और जब ये सीढ़ीनुमा बनेगा और गंगा का बेड साफ होगा तो काफी हद तक बाढ़ की समस्या भी कंट्रोल में आ जाएगी। साथ में मुझे उसको पर्यटन कॉरिडोर के रूप में डेवलप करना है। मतलब इस पूरे 10 किलोमीटर से 14 किलोमीटर के एरिया को आप देख लें तो उस पे बोटिंग हो, वाटर स्पोर्ट्स हो, जिसमें रोइंग है, सर्फिंग है, अच्छा, मूल रूप से जी, जी, ये सारी चीजों को बढ़ावा मिले ताकि ना सिर्फ मटिहानी बल्कि पूरे बेगूसराय की जो आबादी है वो उसको एंजॉय कर सके। और जब पर्यटन का बढ़ावा होगा तो रेवेन्यू भी डेवलप होगा जी, बिल्कुल होगा। वो तो मटिहानी के लोगों का ही फायदा होगा। तीसरा चीज है, पूरे मटिहानी के क्षेत्र में कहीं पे भी आउटडोर स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम का अभाव है ही नहीं। अच्छा जी। तो मैं सिर्फ इधर मटिहानी के एरिया में ही नहीं, सामो अखाकुरा में भी जी, मैं स्टेडियम का निर्माण कराना चाहता हूं ताकि जो हमारे जो ब्रीड ऐसी है, ताकतवर ब्रीड है मटिहानी की, हमारे बच्चे, लड़के और लड़कियां उसका फायदा उठा सके, न सिर्फ नौकरी पाने के लिए बल्कि अच्छे खिलाड़ी के रूप में भी अपने आप को पेश कर सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति पा सके। तीसरा यहाँ पे जितने जनवादी लेखक और कवि हैं कला के क्षेत्र में उनके लिए मैं एक विशेष माहौल की व्यवस्था करना चाहता हूँ, चाहे वो पुस्तकालय के माध्यम से हो, चाहे वो कम्युनिटी हॉल के माध्यम से हो। एक परिवेश देने का प्रयास होगा जिसमें जो ये ट्रेडिशनल जनवादी लेखक और कवियों की जो परंपरा है वो सिर्फ गोदरगामा के पुस्तकालय तक सीमित ना रह जाए। ठीक बात है। और वो जो चाहते हैं वो पूरा हो। और बाढ़ के लिए सर क्या है? ये 3-4 चीज है। और उसके बाद है बाढ़ का अस्थायी निदान, पांचवा चीज जी, बाढ़ का अस्थायी निदान। एक तो जब आप सीढ़ीनुमा ये बनाएंगे, गंगा का घाट, गंगा के बेड को साफ करेंगे तो वाटर फ्लो तो ऐसे ही बढ़ेगा। कुछ ये बिंदु है, विशेषज्ञों की टीम बुला करके हम और भी सारे जितने भी तरीके हैं उसको देखेंगे मानक पे। और एक जो आम तौर पे है कि जो मलहीपुर सिमरिया के पास से लेकर के गंगा
के उत्तरी भाग में मटिहानी की तरफ बांध ना बना के सड़क बनाया जाए, NHAI का सड़क जो बेगूसराय का बाईपास हो, लेकिन वो गंगा से 500 मीटर उत्तर हो, 500 मीटर उत्तर, सिमरिया से स्टार्ट हो और बलिया तक जाए। अच्छा, तो वो तो नेचुरल बांध बनेगा ना। बिल्कुल। जब आप गंगा से 500 मीटर दूर NHAI की सड़क बना रहे हैं, जी जी जी, और ये सब संभव है। आज बॉम्बे में समुद्र के बीच में सड़क का निर्माण हो रहा है, वहां क्यों नहीं हो सकता है भाई? बिल्कुल। आज दिल्ली से लेकर के बॉम्बे तक केंद्र सरकार का दावा है कि 12 लेन की सड़क बन रही है और दिल्ली से लेके बॉम्बे तक का सफर मात्र 14-15 घंटे में पूरा हो जाएगा कार से। तो भाई ये क्यों नहीं हो सकता? मैंने 25-30 किलोमीटर का क्यों नहीं हो सकता? 40 किलोमीटर तो लगातार अभी आप विधानसभा भ्रमण कर रहे हैं। जी जी। इसमें जो ये मैं बोल रहा हूँ बाढ़ के अस्थायी निदान के साथ सामो अखा कुरहा के लिए, जहाँ पे तरसों के पानी को रोकना थोड़ा कठिन है, बेड नीचे है जी, वहाँ पे मैं पंचायत स्तरीय हॉस्टल निर्माण का प्रयास करूंगा। सपना मेरा यही है, जो कि बाढ़ राहत के समय में लोग अपने पशु के साथ उस हॉस्टल में मूव कर सकें। अच्छा। और ग्राउंड फ्लोर पे पशु के रखने की व्यवस्था हो, चारा और कम्युनिटी किचन सरकारी स्तर पे मुहैया हो। सरकार की तरफ मुहैया हो। कहने का मतलब है कि सरकार पशु के लिए चारा और मानव के लिए खाना ये दोनों बाढ़ के समय में मुहैया कराए। और ये करवाने के लिए जो सपना है, लोग बोलेगा कि क्या, अरे क्या कैसे माई बहन योजना के माध्यम से सबको 2500 रुपया देने की घोषणा हो सकती है? बोलिए, जो 6 करोड़ महिला है, 6 करोड़ महिला है बिहार में, तो 2500 रुपया पर महिला दीजिए जी, तो वो जो 150 करोड़ का ये है जी जी, उतना तो बजट भी नहीं है। योजना बजट 85 करोड़ का है बिहार का जी। और कोई पार्टी घोषणा कर दिया माई बहन योजना लागू हो जाएगा और सब महिला को 25-25 रुपया मिल जाएगा जी। ऐसी मैंने हम बोलेंगे जिसका आधार नहीं, आधारहीन घोषणाएं की जा सकती हैं जी, तो मटिहानी को बदलने के लिए हम सपना क्यों नहीं देख सकते? जी जी। हमारे जो लीडर्स रहे हैं अभी तक, उनके पास विजन का अभाव रहा है। विजन का अभाव रहा है, बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ, मैं जो सपना देख रहा हूँ कोई और पूरा करा के दिखा दे जी, मैं भी उन्हीं के साथ में लग जाता हूँ, बिल्कुल कार्यकर्ता बन के काम कर लूंगा। जी जी जी। ग्राउंड पे आप लगातार मूवमेंट भी कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, जन जागरण का काम, अवेयरनेस फैला रहे हैं जी। आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? क्या लगता है 2025 चुनाव जो अभी सामने है जी, कैसा रिस्पांस मिल रहा है सर? देखिए, जब हम सामने जाते हैं जी, लोगों में बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखता है मुझे। बिल्कुल, लोग परिवर्तन को त्याग कर चुके हैं जी। ये बात मैं आपको, परिवर्तन ही संसार का नियम है। नहीं, मटिहानी के लिए मैं आपको एक बात आज ऑन द रिकॉर्ड लिख के दे देता हूं, मटिहानी में परिवर्तन तय हो चुका है। आप सर्वे करा लीजिए, मटिहानी में परिवर्तन 100% तय। अब है कि हमारे जैसे लोगों के प्रति भी लोगों का आकर्षण है जी, लोग आशीर्वाद भाव से देख रहे हैं। जब चुनाव आएगा तो उस समय अगर मैं जन स्वराज का घोषित उम्मीदवार रहा जी, तब लोग आकलन करेंगे कि 3-4 जो उम्मीदवार हैं उसमें किसको आशीर्वाद दिया जाए जी, तब आकलन करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अभी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस जी। बिल्कुल सर, बेगूसराय को आप जिला के रूप में किस स्तर से देखते हैं? कितना विकास हुआ है और कितना होना चाहिए था, कितना नहीं हो पाया? बेगूसराय को और बेहतर किया जा सकता है सर? क्या कमी रह गई है? देखिए जी, अब ये सब जो बातें हैं, आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। बेगूसराय का विकास अब छोड़ दीजिए, एक एग्जाम्पल दूंगा जी। कितना बेहतरीन और पिक्यूलियर लीडरशिप है इस पूरे बेगूसराय का जी। नेतृत्व विहीन हो चुके इस जगह को मुझे दुख होता है जी। 9 साल से जी सिमरिया पुल का सिर्फ रिपेयरिंग हो रहा है। 9 साल से सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए ही ना खुला हुआ है, सिंगल लेन में छोटी गाड़ियां चल रही हैं। कहीं देखा है ऐसा? और 10 साल से जो एक और सड़क बनाने की, पुल बनाने की का काम हो रहा है, 10 साल से चल रहा है जी। लोग को लग सकता है कि गंगा नदी पे बनाने में टाइम लगेगा जी। तो भाई मैं उदाहरण देता हूं जी, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर हजारिका पुल बना जी, और नारियल फोड़कर उद्घाटन करने के बाद से लेके चालू होने में मात्र 1.5 साल लगा जी। और ब्रह्मपुत्रा पुल की चौड़ाई जी और पानी का करंट गंगा से दोगुना है। बिल्कुल, अगर वहां आसाम में ये हो सकता है तो सिमरिया पुल पे मैंने 10 साल से निर्माण और 9 साल से रिपेयर। हमें तो लगता है भाई
कहीं न कहीं इसमें भ्रष्टाचार लिप्त है और लोग जानबूझ करके इसको भटका चुके हैं और कहीं न कहीं कोई रैकेट इन्वॉल्व है। जांच होनी चाहिए इसकी गंभीरता से कि कौन वो व्यक्ति हैं जो इसको इस तरह से माहौल बनाए हुए हैं। इस 10 साल के दौरान आप जरा पता कीजिए, करोड़ों रुपए के तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आ गए जो सिर्फ वाटर के माध्यम से पाइप लाने के लिए, और ये सिर्फ प्लेटफॉर्म और पुल मतलब कि ऑफलोड करने के लिए करोड़ों मतलब 1-2 करोड़, बहुत ह्यूज अमाउंट में, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है तो मैं फेक नहीं बोलता हूँ कभी। जी। वैसे वैसे प्रोजेक्ट हो चल पड़े, क्या क्या नहीं हो गया। तो हम तो बोलेंगे भाई कि जरूर कोई न कोई रैकेट इन्वॉल्व है इसमें। बिल्कुल। बिहार के लेवल में, बिहार राज्य में, आप प्रदेश में क्या देख रहे हैं जनसुराज को लेकर के? क्या युवाओं का, महिलाओं का, वंचित शोषितों का क्या मनोदशा है, क्या इच्छा है, और प्रशांत किशोर जी को किस रूप में आप देखते हैं? हम लोग बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं जी। लोगों में जनसुराज के प्रति आकर्षण है। जनसुराज को लोग सकारात्मक रूप से देख रहे हैं जी। प्रशांत किशोर जी को लोग बड़े ही अच्छे नज़रों से देख रहे हैं। लेकिन अभी ये टेस्टिंग टाइम है जी। लोग, हमें भी कभी कभी लगता है जी कि जब चुनाव आएगा तो हम लोग जब उनको समझाने में सफल हो जाएंगे जी, तो लोग हमारी तरफ जिस आकर्षण से देख रहे हैं उसी अनुसार लोग वोट करेंगे या नहीं करेंगे। ये तो जनता पे निर्भर करता है, क्योंकि वो मालिक हैं, उनको ही अपना नौकर चुनना है जी। तो जनता से हम ये देखना चाहते हैं कि वो नौकर को चुनना चाहते हैं जी, कि वो ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं जो उनका मालिक बन बैठे जी। तो उनको अभी निर्णय लेना है कि नौकर चुने, तो 4 नौकर का इंटरव्यू देने आया तो किसको चुने, ये अभी वक्त है। लेकिन मैं एक चीज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जनता के लिए भी, जो मालिक हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, जब आप सभी लोग, हम भी ये सोचते हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए जी, और जब कोई अच्छा व्यक्ति राजनीति में आने का प्रयास करता है और आप उसका समर्थन नहीं करते हैं, आप उसको आशीर्वाद नहीं देते हैं, तो सिर्फ वो एक अच्छा व्यक्ति निराश नहीं होता है जी, बल्कि सैकड़ों अन्य अच्छे व्यक्तियों को निराशा होती है और उनकी भावनाएं कहीं न कहीं मरने लगती है। तो कृपा करके इस बात का ख्याल रखा जाए। जी बिल्कुल सर। इसी क्रम में मैं जानना चाहूँगा कि राष्ट्र निर्माण में बहुत सारे लोग अपना योगदान दे रहे हैं। अगर एक ऐसा लीडर जिनको आप पसंद करते हैं या फिर लगता है कि वो कुछ किए हैं राष्ट्र निर्माण में, उनका नाम सर आप बताएं। देखिए, राष्ट्र निर्माण में आधुनिक भारत में जी, मैं एक व्यक्ति को जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ जी, वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे जी। उन्होंने एक विजनरी के रूप में काम किया जी, और उसमें सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर नहीं थे जी, वो एनडीए गठबंधन के लीडर थे जी, प्रधानमंत्री रहे जी, और उन्होंने सभी दलों के साथ सामंजस्य बना के जी एक ऐसे भारत का निर्माण प्रारंभ किया जिसकी बहुत आवश्यकता थी जी। बिल्कुल। मैं उनको जब मैं देखता हूं तो मेरे वो प्रेरणा स्रोत हैं जी। मैं आपको बताता हूं कि इतनी सारी बातें आज भाजपा कर रही है जी, इतनी सारी बातें, बिल्कुल, उसमें वाजपेयी जी का जो सपना था इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, वो क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है बताइए। गंभीर विषय है जी। और ये वाजपेयी जी का सपना जी सिर्फ सपना नहीं था, डॉक्यूमेंटेड है था वो, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया क्योंकि वो वोट पुलिंग प्रोजेक्ट नहीं है जी। तो वाजपेयी जी सिर्फ वोट पुलिंग के लिए वो काम नहीं करते थे, वो रियल इंडिया चाहते थे। और तभी उसका मैं एग्जांपल दूंगा आपको, जो परमाणु परीक्षण हुआ था जी, उसमें उन्होंने जो परमाणु परीक्षण किया इस बात को गौर किए बगैर किया जी कि कौन क्या कर सकता है हमारे खिलाफ या नहीं कर सकता है जी। एक मजबूत भारत का निर्माण करने में और प्रदर्शित करने में उन्होंने परमाणु परीक्षण किया था। बिल्कुल। तो आज वो रूप नहीं है आज के नेताओं में। मैं अपनी जिंदगी में जिनको मैंने देखा है, समझा है, उसमें वाजपेयी जी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। बिहार में कोई, आप देखिए सर, राजनीति से जुड़े हुए हैं, बिहार में ऐसा कोई नेता जो आपको अच्छे लगते हो, जिनका कार्यकाल अच्छा रहा हो आपके लिए? बिहार में तो लोग सब छद्म समाजवादी हैं, अभी जो पिछले 30 साल में देख रहे हैं छद्म समाजवादी हैं। कोई सामाजिक न्याय की बात करते हैं, परिवार का वो न्याय करते रहे, परिवार का बढ़ावा देते रहे। एक अभी दूसरे हैं
जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से टायर्ड हैं और मानसिक रूप से रिटायर्ड हैं। तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों का है जो कि कुर्सी से चिपके रहने के लिए कोई सिद्धांत और नीति ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोगों के बारे में हम क्या चर्चा करें और क्या उनसे हम प्रेरणा लें। जी। तो हमें बहुत दुख होता है कि इस 13 करोड़ के बिहार की के इस विशेष राज्य को, जहाँ की इतनी मजबूत हमारी विरासत रही थी, बुद्ध की धरती रही, उनके बुद्ध के ज्ञान की धरती, महावीर की जन्मभूमि और माता सीता की धरती और जयप्रकाश नारायण की धरती, राजेंद्र प्रसाद की धरती और पता नहीं कितने पुरोधा आए। लेकिन आज दुर्भाग्य है पिछले 35 सालों में कि हम तो जिनको भी देख रहे हैं हमारे इस जीवन काल में, इन राजनेताओं ने अपने नेतृत्व विहीन क्षमता के कारण निराशा के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। जी, ऐसा कुछ बात जो विकास की बातें पॉडकास्ट प्रोग्राम के लिए आप कहना चाहते हो तो युवाओं से मैं आपके माध्यम से युवाओं के लिए तो मैंने कहा है, मैं आपके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप लोग देश के भविष्य हैं, आप लोग देश के गौरव हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी लाई लपेट में रहे बिना बहुत ही निष्पक्षता से, अच्छा जितना मैंने समझा है एक पर्सनैलिटी रीडर के रूप में, बहुत ही बेहतरीन आपकी सोच है, सकारात्मक सोच के साथ काम कर रहे हैं, जो मेरे जैसे लोगों को भी चाहते हैं कि मेरी भी बात जनता तक पहुंचे या किसी भी अन्य लोगों की जिनकी आप चर्चा भी करते हैं उनकी भी बात पहुंचे। यही आपका मकसद है। बिल्कुल। आपके हिसाब से हर कोई इंसान आपके माध्यम से वो आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे, ये मकसद है। तो आपके लिए जितना साधुवाद सर, थैंक यू सो मच। आप आए और जुड़ाव रखिएगा। बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से जुड़ करके एक समान सोच के साथ कुछ बेहतर आप मौका दिए सर, इसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार विकास की बातें पॉडकास्ट प्रोग्राम देखते रहें। सकारात्मक, प्रेरणादायक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दों पे, विषयों पे हम जो है आपको तमाम नामचीन युवाओं को, महिलाओं को मौका देंगे, आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे, आप लोग को उस सफलता का कहानी सुनाने का मौका देंगे। आप लोग अच्छा क्या है, खराब क्या है, वो आप देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।